हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ये आप टेबल में तरह तरह के ब्रिक देख रहे हैं। ये दो साइज के ब्रिक हैं। ब्रिक को हम हिंदी में ईंट कहते हैं। ये क्ले ब्रिक है। आज के समय में हम फ्लाई ऐश ब्रिक भी बना रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको क्ले ब्रिक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जनरली देखिए, हम लोग अपना घर बनाते हैं या अगर किसी प्रोजेक्ट में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उसका ब्रिक का टेस्टिंग करते हैं। चाहे कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो या कोई वाटर प्रोजेक्ट हो, हमें किसी तरह के रूम बनाना है या बिल्डिंग बनाना है तो हम उसका अपने लैब में टेस्टिंग करते हैं। लेकिन जब हम अपना खुद का घर बनाते हैं तो आप देखिए कि उसका हम कोई ब्रिक का टेस्टिंग क्यों नहीं करवाते हैं। हम घर जो है 2-4 साल के लिए बनाते नहीं हैं, 50 साल 100 साल के लिए हमारा घर रहता है। तो एक आदमी अपने जीवन में एक बार ही घर बना पाता है। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग तो कई घर बना लेते हैं। तो हम अपने ब्रिक, जब हम अपने घर बनाएं, ब्रिक यूज करें घर में, तो उसका टेस्टिंग क्यों न करवाएं। तो इसके लिए क्या रहता है कि आसपास जो गवर्नमेंट सरकारी हर एक जिला में या हर एक आसपास डिवीजन में कोई ना कोई सरकारी लैब होता है, वहाँ से आप इसका टेस्टिंग करवा सकते हैं। यदि वहाँ ना हो तो आजकल बहुत सारा प्राइवेट लैब है, सिविल का लैब है। उस लैब में आपको पता करना पड़ेगा। आजकल हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई लैब है सिविल का, प्राइवेट में। उस लैब में आप सैंपल ले जाके जरूर टेस्टिंग कराएं अपना घर बनाने से पहले, और जो ब्रिक पास हो उसी ब्रिक का आप यूज करें। तो आपके घर की मजबूती या घर में जो सीलन की समस्या है या प्लास्टर निकलने की समस्या है, वो बहुत सारी समस्याएं केवल ब्रिक का क्वालिटी की वजह से होती है। उसका स्ट्रेंथ तो होती ही है, बाकी उसमें सीलन और जो उसका दीवार का अलाइनमेंट है, वो सब के लिए ये ब्रिक का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो स्ट्रेंथ, और दूसरा इसमें सीलन की समस्या जो ब्रिक की क्वालिटी की वजह से आती है। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ कि ये जो ब्रिक हैं, क्ले ब्रिक हैं, वो साइज के हिसाब से कितने तरह के होते हैं। इनका जो साइज है, साइज में क्या होता है, 3 होता है। लेंथ, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई है, और ये हाइट हो गई। लेंथ, विड्थ और हाइट। डायमेंशन में हम 3 चीज देखते हैं। अब ये डायमेंशन के हिसाब से ब्रिक जो है, क्ले ब्रिक 3 तरह के होते हैं। पहले जो उसका कैटेगरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉड्यूलर साइज होता है, मॉड्यूलर साइज होता है, और एक ऐसा साइज होता है जो दोनों मिक्स करके भी यूज होता है। तो 3 तरह के जो साइज हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूं मॉड्यूलर साइज। एक तो मॉड्यूलर का अर्थ भी आप समझिए, मॉड्यूलर क्या होता है। मॉड्यूलर साइज में क्या है, ब्रिक की जो साइज है वो नॉन मॉड्यूलर से ब्रिक की साइज कम होती है, और जब साइज कम होती है तो उसमें हम तरह तरह का डिजाइन ड्राइंग बना सकते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया है मॉड्यूलर। अगर साइज ज़्यादा है, ब्रिक अगर ज़्यादा लंबा है, तो उसमें उतना ड्राइंग हम नहीं निकाल सकते हैं। उतना साइज हमें कहीं विंडो का साइज देना है, कहीं कुछ साइज देना है, कहीं आज तरह तरह के नए नए डिजाइन आ रहे हैं जो रूम के अंदर हम निकालते हैं, हम अलमारी बनाते हैं। तो जो मॉड्यूलर ब्रिक होता है, जिसका साइज कम होता है, उनको हम मॉड्यूलर का नाम दिया है, ताकि हम डिजाइंड ब्रिक कह सकते हैं। हम तरह तरह की डिजाइन उससे जो मॉडर्न समय में हम तरह तरह का डिजाइन के लिए उसका उपयोग करते हैं। मॉड्यूलर ब्रिक का साइज नॉन मॉड्यूलर से छोटा होता है। तो मॉड्यूलर ब्रिक जो होते हैं, उसकी लेंथ 190 mm, विड्थ है 90 mm, और उसका हाइट है 90 mm। इसी तरह मॉड्यूलर में एक और आता है जिसमें लेंथ और
उसका विड्थ सेम रहता है, लेकिन हाइट 40 mm होता है। 90 mm की जगह उसका हाइट जो है, ये इसका हाइट है, ये ब्रिक का हाइट है, तो उसमें 90 की जगह 40 भी होगा, एक दूसरे तरह का मॉडुलर में। और नॉन मॉडुलर का जो स्टैंडर्ड है, उसका साइज क्या है? नॉन मॉडुलर का लेंथ 230 mm, विड्थ 110 mm और हाइट जो है 70 mm। दूसरा भी एक नॉन मॉडुलर में है जिसमें लेंथ और विड्थ सेम है, लेकिन हाइट में थोड़ा डिफरेंस है, हाइट 70 की जगह 30 mm है। इस तरह आपके लिए जो है ये मॉडुलर और नॉन मॉडुलर के लिए, तो इसमें मैं कहाँ बता रहा था आपको, ये मॉडुलर और नॉन मॉडुलर, और एक साइज ऐसा है जिसमें मॉडुलर भी है और नॉन मॉडुलर भी है। ये मॉडुलर डायमेंशन है, लेकिन ये नॉन मॉडुलर के बीच में यूज हो सकता है। इसका साइज क्या है? 70 mm लेंथ है, विड्थ इसका ज़्यादा है, देखिए 110 mm विड्थ है, चौड़ाई ज़्यादा है, और हाइट 70.3 mm है उसकी हाइट। इस तरह से इसमें टॉलरेंस भी है, लेंथ विड्थ और हाइट में क्या टॉलरेंस होता है। तो इसमें जो मॉडुलर साइज है, इसमें जो हम डायमेंशन चेक करते हैं, जनरली 10,000 ब्रिक तक का लाट है तो उसमें 20 सैंपल लेते हैं, 20 ब्रिक लेते हैं, और उसका एक लाइन में ऐसे लगा करके उसका हम लेंथ और विड्थ हाइट चेक करते हैं, एक के बाद एक ऐसे लाइन में जोड़ करके रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इसका 20 ब्रिक का डायमेंशन है मॉडुलर में, अगर 20 ब्रिक का लेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 ब्रिक की 3720 mm, 3800 mm हो जाएगी लेंथ। तो 3800 में प्लस माइनस 80 mm 20 ब्रिक के लिए है ये, प्लस माइनस 80 mm। 20 ब्रिक की लेंथ कितनी होगी? 3800। फिर विड्थ कितनी होगी 20 ब्रिक की? 1800। विड्थ में प्लस माइनस 40 mm, और हाइट भी 1800 mm होगी, इसमें भी प्लस माइनस 40 mm। इसके बाद अगर 40 mm हाइट वाला है मॉडुलर में, उसके लिए कितना है? प्लस माइनस 40 mm ही है। हाइट में जो है इसमें दो तरह के हैं। इसी तरह नॉन मॉडुलर जो ब्रिक हैं उसमें क्या टॉलरेंस है? तो 20 ब्रिक के लिए क्या है? लेंथ कितनी हो जाएगी? 4600 प्लस माइनस 80 mm। विड्थ हो जाएगी 2200 mm प्लस माइनस 40 mm, और हाइट 1400 प्लस माइनस 40 mm। अगर 70 mm हाइट का ब्रिक है इसमें, तो ये 70 mm हाइट के लिए है। अगर 30 mm हाइट का ब्रिक है तो उसके लिए प्लस माइनस 40 mm ही रहेगा टॉलरेंस। तो इस तरह जो डायमेंशन है उसके लिए टॉलरेंस आपने देख लिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्ले ब्रिक में ये फ्रॉग रहता है, ये फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या रहता है कि बहुत अलग अलग डिजाइन से लोग बना देते हैं, लेकिन जो स्पेसिफाई किया गया IS कोड में, उसका फ्रॉग का जो डेप्थ होना चाहिए, गहराई होना चाहिए, 10 से 20 mm के बीच में होना चाहिए। इसकी ये जो है लेंथ 100 mm तक हो सकती है लेंथ, और चौड़ाई इसकी फ्रॉक की लेंथ विड्थ और हाइट 3 होगी, तो इसकी जो चौड़ाई है 40 mm के आसपास होना चाहिए। आजकल ये जो स्टैंडर्ड है डायमेंशन का मैं आपको बताया, इससे अलग भी लोग डायमेंशन बनाते हैं IS कोड से अलग, लेकिन वो स्टैंडर्ड में नहीं आता। उससे अलग जो भी बनाते हैं, तो इसके स्टैंडर्ड जो मैंने आपके 3 तरह के बताया डायमेंशन के लिए। इसके बाद इसमें आप देखेंगे इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब ब्रिक के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट टेस्टिंग में आप एक डायमेंशन करेंगे, दूसरा फिजिकल रिक्वायरमेंट में कौन कौन सा टेस्टिंग इसमें होता है ब्रिक में। तो सबसे पहले इसका क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या करते हैं कि अलग अलग लाट के लिए अलग अलग सैंपल लेना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम 5 ब्रिक लेते हैं 10,000 लाट के लिए। 2000 से 10,000 ब्रिक का लाट है तो 5 ब्रिक लेते हैं, और 5 ब्रिक का इस तरह से देखिए फ्रॉग भरते हैं 1:3। सीमेंट और सैंड का रेशियो होता है 1 सीमेंट और 3 सैंड,
और इस तरह से इसको हम भरते हैं। ये फ्रॉक भरने के बाद इसमें 3 mm का प्लाई लगाते हैं नीचे ऊपर, और जो क्यूब टेस्टिंग मशीन है उसमें टेस्ट करते हैं। इसका जो रेट ऑफ लोडिंग है क्यूब टेस्टिंग मशीन से थोड़ा अलग होता है। तो उसमें इसका एरिया निकाल लेते हैं, और जो केएन में रीडिंग आता है मशीन में, तो लोड डिवाइड बाई उसका एरिया करते हैं। जैसे हम ब्रिक का कैलकुलेशन करते हैं उसका एरिया अलग रहता है, इसका एरिया अलग रहेगा, बाकी कैलकुलेशन उसी तरह होगा। तो इसका हम स्ट्रेंथ, जो इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट है या फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, इसके लिए जो आईएस कोड है 3495, उसके तहत हम करते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं कि अब इसमें स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ के लिए ब्रिक अभी अलग अलग उसका क्लास होता है। जो ब्रिक है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, अलग अलग क्लास के ब्रिक आते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से। उसमें है 30 है, 25 है, 15 है, 12.5 है। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से ब्रिक को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से टेस्ट हम ब्रिक के लिए करते हैं। कंप्रेसर स्ट्रेंथ, कंप्रेसर स्ट्रेंथ में एक लिमिट क्या है, जैसे हम मान लीजिए हमारा ब्रिक का क्लास 10 है। 10 का मतलब है कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका एवरेज स्ट्रेंथ आना चाहिए। लेकिन अगर 5 सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए लिया है तो कोई इंडिविजुअल ब्रिक का एवरेज से 15% कम आ सकता है, लेकिन एवरेज तो उतना ही आना चाहिए, 10 से कम एवरेज नहीं आना चाहिए। इंडिविजुअल ब्रिक का एवरेज का 15% नीचे आ सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, पहले ये 20% लिमिट था, अब 15% इसको कर दिया गया है। इसके बाद है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन में सीधा है, हम ब्रिक को पानी में 24 आवर के लिए रखते हैं, बाहर निकालते हैं, एसएसडी करते हैं, एसएसडी वेट लेते हैं, ओवन ड्राई वेट लेते हैं। जो वाटर एब्जॉर्ब किया होता है एसएसडी माइनस ओवन ड्राई वेट जो डिवाइड बाई ओवन ड्राई वेट इंटू 100, तो उसमें हम वाटर एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज निकल आता है। इसका लिमिट क्या होता है, 12.5 क्लास तक का अगर ब्रिक है, 12.5 क्लास का मतलब है 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ आना चाहिए। अप टू 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 12.5 क्लास तक के ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20%। 20% तक आ सकता है। 12.5 से ऊपर के क्लास के लिए ये लिमिट क्या है, 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह फिर इसका अगला टेस्ट है इफ्लोरेसेंस। पहले तो आप जानिए इफ्लोरेसेंस क्या है, और नाम तो ये फ्रेंच भाषा का नाम है। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूलना। अब ये ब्रिक क्या करता है, मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें नमी एब्जॉर्ब करके दीवारों में सीलन आ जाता है, हवा से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्या होता है कि इसमें साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। ब्रिक में अगर वाटर में साल्ट है तो ब्रिक में जो है साल्ट ऊपर आके सतह में, सरफेस में जमा हो जाता है, और वो बाद में जब हम ब्रिक की जुड़ाई कर देते हैं तो साल्ट क्या होता है कि हवा से नमी एब्जॉर्ब करता है, या पानी के संपर्क में आने से वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या होता है कि ब्रिक जो है नमी होने से उसका प्लास्टर निकल जाता है, उसमें थोड़ा सा उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ब्रिक का वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो चाहे माइनर ही वॉल्यूम उसका बढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें फर्क आता है। तो इस तरह से इफ्लोरेसेंस जो होता है इसमें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। एक तो नील होता है, दूसरा स्लाइड, फिर मॉडरेट, फिर सीरियस, और फिर जो होता है बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा स्लाइड या मॉडरेट कंडीशन में आना चाहिए। तो इसका लिमिट क्या है, इसका भी आईएस कोड वही है 3495। 12.5 क्लास तक के ब्रिक के लिए इसका क्या है लिमिट, जो मॉडरेट अगर है, मॉडरेट कंडीशन में है ये
तो वो एक्सेप्टेबल है। और 12.5 से ऊपर के क्लास के लिए ये जो है इसके लिए स्लाइड होना चाहिए। वो ये जो विजुअल टेस्ट है देख के ही हम पता लगाते हैं कि उसमें क्या करते हैं। इसका प्रोसीजर है, इसमें पानी में रखते हैं, एक बीकर में 25 mm जो है उसमें जो है डुबा देते हैं और बाद में उसको जो है 24 आवर्स के बाद देखते हैं कि उसमें साल्ट का डिपोजिशन व्हाइट कलर आ जाता है। व्हाइट कलर आ गया तो साल्ट का डिपोजिशन पता चलता है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको सिरका से तो वाश भी करते हैं, वो सिरका जो होता है सिरका से। और इसमें सबसे पहले क्या है, इसको नमी से रोकना है, इसमें नमी आने से रोकना है। जो इसमें मटेरियल यूज करते हैं, हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो पोरस मटेरियल ले होना चाहिए। अगर हमारा मटेरियल में जो है वाइट्स ज़्यादा हैं तो साल्ट निकल के सरफेस में आ जाएगा। तो साल्ट को सरफेस में आने से हमें रोकना है। तो ये हो गया ये फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस के बाद इसमें जो और टेस्ट है वो इसमें एक होता है वार्पेज। वार्पेज जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वार्पेज क्या होता है, ब्रिक टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बेडौल हो जाते हैं, तो वो जो है वार्पेज है। वार्पेज को हमें रोकना है। और वार्पेज किस वजह से होता है, जो इसमें हम ब्रिक को पकाने के लिए उसमें कुछ मिलाते हैं, मटेरियल मिलाते हैं, तो कहीं ज़्यादा उसको हमने पका दिया तो हमारा ब्रिक टेढ़ा हो जाता है। उसके भी इस तरह के कुछ कारण हैं। अब इसमें मैंने आपको कौन कौन से टेस्ट करते हैं ये बताया। अब एक अगला महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो इसके टेस्टिंग प्रोसीजर है, ब्रिक के जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर हैं वो IS 3495 के हिसाब से होते हैं। जितने इसके फिजिकल टेस्ट हैं उसका जो प्रोसीजर है ये आप देख लीजिएगा IS 3495। लेकिन मैंने तो आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया है। इसके बाद इसमें जो ब्रिक में जो क्लास होते हैं, तो क्लास के बारे में बता दूं कितने क्लास होते हैं ब्रिक में। स्ट्रेंथ के लिए ये स्ट्रेंथ के आधार पर है। 35 से लेके 35 मैक्सिमम क्लास है, फिर 30 है, 25 है, 20 है, 17.5 है, 15 है, 12.5 है, 10 है, 7.5, 5 और 3.5। ये सब मैं जो बता रहा हूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। अगर इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर निकालना है तो इंटू 10 कर देंगे। अगर 35 क्लास है तो 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। 10 अगर क्लास है तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका एवरेज स्ट्रेंथ आना चाहिए। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 35 का 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये इसका क्लास हो गया। अब इसके बाद इसमें मैंने आपको लिमिट भी बता दिया, डायमेंशन की लिमिट बता दिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की लिमिट बता दिया, वाटर एब्जॉर्प्शन की, फ्लोरेसेंस की भी मैंने आपको लिमिट बता दिया। अब इसमें एक IS कोड जो है ब्रिक के लिए IS 5454। IS 5454 क्या बताता है कि सैंपल के लिए कितने का सैंपल का लॉट है और उसमें से हमें कितने सैंपल लेना है, और इसका लिमिट भी बताता है। अलग अलग टेस्ट का इसमें लिमिट भी इसी कोड में है, IS 5454। क्योंकि ब्रिक में जनरली 3 IS कोड मैंने आपको बताया, 1077, 3495 और IS 5454। तो IS 5454 में जो ब्रिक का हमें सैंपलिंग करना है 2000 से लेकर के 10,000 के बीच में, अगर जो ब्रिक का लॉट है 2000 से 1 से 10,000 तक, हमें जो सैंपल लेना है 20 ब्रिक लेना है। 20 ब्रिक का हमें सैंपल लेना है और उसके लिए 20 ब्रिक में एक डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और 20 ब्रिक में सैंपल लेने के लिए जो हम डायमेंशन टेस्ट करेंगे
उसमें हम 40 ब्रिक लेंगे। 40 ब्रिक में से हम 20 सेलेक्ट करेंगे डायमेंशन के लिए। लेकिन डायमेंशन के अलावा जो टेस्ट होते हैं उसके लिए हम 20 ब्रिक लेंगे। जो डायमेंशन चेक के लिए जो 20 ब्रिक लेंगे वही सैंपल लेना है। अब इसमें क्या है कि जो 20 सैंपल लेंगे उसमें अगर 2000 से लेके 10,000 तक का लाट है तब उसमें एक डिफेक्टिव हो सकता है। 10,000 से 35,000 तक का लाट है तो उसमें 32 सैंपल हमें लेना है। ये डायमेंशन के लिए है। इसमें अगर हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे, वाटर रिडक्शन चेक करेंगे तो 20 सैंपल का टेस्ट नहीं करेंगे। उसमें हम 5 सैंपल का टेस्ट करेंगे वाटर रिडक्शन और 5 सैंपल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 10,000 से 35,000 के लिए हम 32 सैंपल लेते हैं। इसमें से 2 सैंपल डिफेक्टिव हो सकते हैं। 35,000 से सैंपल का बोल रहा हूं मैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स। 35,000 से 1 से लेके 50,000 तक के लिए हम 50 ब्रिक का सैंपल लेते हैं, जिसमें से 3 डिफेक्टिव हो सकता है। इस तरह से अगर 2000 से कम का लाट है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें टेस्ट कितना करें, कितने सैंपल लें। लेकिन मिनिमम 20 ब्रिक का सैंपल हमें फिर भी लेना चाहिए। अब इसके बाद हमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और वाटर रिडक्शन है, बल्क डेंसिटी, इफ्लोरेसेंस, ये सब के लिए हमें कितना सैंपल लेना चाहिए। डायमेंशन के लिए तो 20 ब्रिक या 32 या 50 मैंने आपको बताया। तो इसमें जो बाकी टेस्ट के लिए हमें 2001 से लेके 10,000 लाट के लिए 5 सैंपल टेस्ट करना चाहिए। 10,001 से लेके 35,000 के लिए हमें 10 सैंपल टेस्ट करना चाहिए। 10 सैंपल जब मैं बोल रहा हूं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स। और 35,001 से लेके 50,000 ब्रिक के लाट के लिए 15 सैंपल हमें टेस्ट करना चाहिए। इसी तरह इसमें जो वार्पेज है और जो हम ये टेस्ट करेंगे उसमें डिफेक्टिव के लिए भी है। 2000 से 10,000 वाले में जो है डिफेक्टिव कोई भी नहीं होना चाहिए। विजुअल टेस्ट में 10,000 से 35,000 के लाट में कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो हम 10 सैंपल लेते हैं उसमें 10 सैंपल तो हम टेस्टिंग के लिए लेते हैं, लेकिन डिफेक्टिव के लिए उसने एक लिमिट दिया है। 35,001 से 50,000 में हम जो है एक डिफेक्टिव उसमें निकाल सकते हैं। जो हम सैंपल लेंगे उसी में डिफेक्टिव की बात हो रही है। एक डिफेक्टिव हो सकता है। अब इसमें वार्पेज है। वार्पेज के लिए जो सैंपल का साइज है वो 2001 से 10,000 के लिए जो है 10 सैंपल लेना है। 10,001 से 35,000 के लाट के लिए हमको 20 सैंपल लेना है। 35,001 से 50,000 के लाट के लिए हमको 30 सैंपल लेना है, जिसमें डिफेक्ट के लिए भी लिमिट दिया हुआ है। पहले में 0 डिफेक्ट, दूसरे में 1 डिफेक्ट हो सकता है और तीसरे में 2 डिफेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से जो सैंपल का साइज है ये मैंने आपको लिमिट बता दिया। इसी IS 5454 में इस फ्लोरेसेंस का भी लिमिट है, मैंने जो आपको बताया है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो एवरेज से कितना कम आ सकता है इंडिविजुअल ब्रिक का स्ट्रेंथ वो भी मैंने आपको बताया। प्लस जो -15% तक आ सकता है, जो पहले 20% था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अभी मेरे चैनल में ज्वाइन करने का ऑप्शन है। आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।